अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस एम्पोरियम। आज के इस लेक्चर में हम काम करेंगे मोशन अंडर कांस्टेंट फोर्स के ऊपर कि कांस्टेंट फोर्स क्या चीज़ होती है और उसके अंडर मोशन किस तरह की होती है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि कांस्टेंट फोर्स हमारे पास क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स हमारे पास वो फोर्स होती है कि जो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंज नहीं आता, यानी कि उसकी मोशन में कोई चेंज नहीं आता। तो ये हमारे पास कांस्टेंट फोर्स होती है। कांस्टेंट फोर्स जो है उसकी वजह से हमारे पास जो स्पीड होती है एक बॉडी की वो हमारे पास कांस्टेंट होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक बॉडी जो है वो कांस्टेंट मोशन एग्जिबिट कर रही है। अब यूनिफॉर्म मोशन हमारे पास या कांस्टेंट मोशन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो ये होती है कि जब अगर हमारे पास एक बॉडी कांस्टेंट मोशन यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल कर रही होती है तो उसको ऑब्जर्व करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप एक स्मूथ रोड पे ड्राइव कर रहे हो, वहाँ पे ना कोई अप है ना कोई डाउन है, ना आपको कोई जिगजैग मोशन मिल रही है, तो आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप स्टॉप्ड हो, आप मूव नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल यूनिफॉर्म मोशन और कांस्टेंट मोशन। तो कांस्टेंट फोर्स की वजह से हमारे पास इस तरह की यूनिफॉर्म मोशन होती है। अब अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट आ गया है तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो वेलोसिटी है ऑफ द बॉडी दैट इज कांस्टेंट, एंड हेंस हमारे पास जहाँ पे कांस्टेंट फोर्स होगा वहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूटन सेकंड लाइफ इज इक्वल टू एम ए है, तो अगर हमारे पास हमने फोर्स को कांस्टेंट लिया है तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट फोर्स की एग्जांपल क्या है। तो कांस्टेंट फोर्स की बेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम इस एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दें जी के साथ तो ये हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड ये हमारे पास अर्थ ग्रेविटी की वजह से होती है। एंड वी आर क्वाइट फेमिलियर विद दिस कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आई ई इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्चुअली कॉज हो रहा है कांस्टेंट फोर्स की वजह से, एंड इट इज द, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज द बेस्ट एग्जांपल टू डिस्क्राइब कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, इसके अलावा कांस्टेंट फोर्स की मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ डेली लाइफ से, दैट इज साइकिलिंग। साइकिलिंग जो होती है उसको भी हम कांस्टेंट फोर्स की एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रिक्शन जो है वो भी हमारे पास कांस्टेंट फोर्स की कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन ये हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास बॉडी मूव कर रही है या फिर नहीं कर रही। तो अकॉर्डिंग टू द सिनारियो हम फ्रिक्शनल फोर्स को कांस्टेंट फोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं और वेरिएबल फोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम आते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जब हम किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि हमारे पास कांस्टेंट हो विद टाइम, तो हमारे पास वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो भी कांस्टेंट हो जाती है। तो ऐसे केस के लिए हम यूज करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ विच इज एफ इज इक्वल टू एम ए, एंड यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट वुड बिकम एफ बाय एम। इसके अलावा वी आर वेरी फेमिलियर विद दिस दैट कि हमारा जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में इट इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, वेयर आर इज आवर पोजिशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन वन के ऊपर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं ओनली अगर हमें इनिशियल कंडीशंस नोन हो। तो हम क्या करते हैं कि हम इनिशियल कंडीशंस कंसिडर करते हैं जो कि हमारे पास है वी टी अप्रोचिंग वी नॉट एंड टी अप्रोचिंग जीरो, यानी कि वी टी से वी नॉट तक और टी से जीरो तक की हमने लिमिट्स कंसिडर की हैं फॉर द इंटीग्रेशन पर्पस। एंड हमने जो इक्वेशन का पार्ट लिया है वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने इस डी टी को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने लिख दिया। अब हम जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ हम विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, तो यहाँ पे हमने जीरो टू टी की लिमिट्स अप्लाई कर देनी है, और यहाँ हम विद रिस्पेक्ट टू वी कर रहे हैं यानी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमने वेलोसिटी की कंडीशंस अप्लाई कर दी है, लिमिट्स अप्लाई कर दी हैं। ठीक है, अब जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास फाइनली एंड रिजल्ट ये आएगा वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इसमें कोई एज सच बड़ी बात नहीं है। यहाँ से ए आपने बाहर निकाल देना है और आपके पास ये इंटीग्रल जीरो टू टी डी टी हो जाएगा, और इसको आपने इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगा देनी है। इसी तरह आपने इस साइड पे भी इंटीग्रेशन करके लिमिट्स लगा देनी है और फिर रीअरेंज करके आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा जिसको हमने इक्वेशन टू का नाम दे दिया है। अब हमें पता है, अब दूसरी इक्वेशन की तरफ आते हैं। हमें ये भी पता है कि हमारा जो वी टी है दैट इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन हमने कंसिडर करनी है, और यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशंस हम अज्यूम करेंगे वो होगा आर वन टू आर नॉट। तो हम इंटीग्रेट करते हैं
हमने कहा है कि हमारा वीटी जो है, दिस इज वीटी, दिस इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। जी टी को बोथ साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी टी डी टी इज इक्वल टू डी आर हो जाएगा। ठीक है, अब वी टी हमारे पास इक्वेशन 2 से किस चीज की इक्वल है, वी नॉट प्लस ए टी। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी नॉट के साथ हमारे पास एक टी ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास टी स्क्वायर आ जाएगा, एक कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी हमने इंटीग्रेशन कर देनी है और यहाँ पे हमारे पास आर वन माइनस आर नॉट आएगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास इस तरह से आ जाएगा आर और उसके ऊपर हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है आर नॉट टू आर वन। ठीक है, तो ये लिमिट्स अप्लाई करने के बाद आर वन माइनस आर नॉट हो जाएगा और ये इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये आने के बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ से आर वन की वैल्यू निकालेंगे और इस टर्म को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इफ हमारे पास आर नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन हमारे पास जो आर वन है दैट वुड बिकम इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 2 और इसके बाद एक और इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, इनको अपने जहन में रखना है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन की कैलकुलेशन के लिए हमने a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी की इक्वेशन कंसिडर किया है और हमने जो इनिशियल कंडीशंस ली हैं दैट इज आर टी टू आर नॉट एन टी टू जीरो। ठीक है, अब हमने क्या किया कि a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी हमने पहले लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है डी आर को। ठीक है, जब इसके साथ हम डी आर को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाती है। अब यहाँ पे हमें पता है कि डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो हमने उसकी जगह वी पुट कर दिया और डी वी बाई डी आर एज इट इज आ गया। अब हमने क्या किया कि हमने इस डी आर को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एक ही साइड पे आ जाएगा और यहाँ इस राइट हैंड साइड पे हमारे पास वी डी वी जस्ट रह जाएगा। अब अब हमारे पास क्या है कि हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और लिमिट्स लगाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा आर नॉट टू आर टी ए डी आर और यहाँ पे इंटीग्रल वी नॉट टू वी टी वी डी वी आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से ए को आपने बाहर निकाल देना क्योंकि वो कांस्टेंट है, इसको भी इंटीग्रेट कर दें और इसको भी इंटीग्रेट कर दें, आपके पास रिजल्ट आएगा ए आर टी माइनस ए आर नॉट इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर बाई टू माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई टू। ठीक है, अब हमने क्या कर देना है कि आर नॉट जो है उसको हमने इनिशियली जीरो कंसिडर किया था तो वो हम जीरो ले लेंगे और आर टी को हम एस कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एस माइनस ए इंटू जीरो विच इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर बाई टू माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ से हमने टू को कॉमन ले लेना है। अब इस देखिए ये वाला साइड तो मेरे पास पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट इस साइड पे और यहाँ मेरे पास ए एस आ जाएगा, यहाँ से मैंने टू को कॉमन ले लेना है, उसको मैंने इधर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा टू ए एस इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5। अब गौर करें कि आपके पास जो ये इक्वेशन 2, 4, 5 थी, ये हमारे पास तीनों की तीनों कौन सी इक्वेशंस हैं, ये वो इक्वेशंस हैं जो कि न्यूटन ने हमें डिराइव करके दी थी, यानी कि न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। और ये हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल को वन डायमेंशन में एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा ये अब हमें ये भी पता चल गया है कि ये सारी इक्वेशंस जो है ये बेस्ड हैं ऑन कांस्टेंट फोर्स। ये इक्वेशंस जिस टाइप ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करते हैं वो अंडर कांस्टेंट फोर्स होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मोशन अंडर वेरिएबल फोर्स, जिसमें ये हमारे पास तीन कैटेगरीज है। एक हमारे पास है मोशन अंडर टाइम डिपेंडेंट फोर्स, एक हमारे पास है मोशन अंडर वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स और एक हमारे पास है मोशन अंडर पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।